हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए 9th क्लास का चैप्टर 5 जो कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, इस चैप्टर के इंडेक्स क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ आपको बने रहना है। एक एक पेज में जितने भी क्वेश्चंस हैं इंडेक्स, वो आपको मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं बिना वेस्ट किए टाइम को। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो पेज नंबर 59 पर है और इसमें क्वेश्चन पूछा गया है हु डिस्कवर्ड सेल्स एंड हाउ। तो देखिए, मैंने आपको वीडियो में बताया था जिसमें थ्योरी बताई थी कि रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1665 में एक कॉक स्लाइस को ऑब्जर्व किया था और उसके अंदर सेल को डिस्कवर किया था। तो यही आंसर है हमारा। तो किसने डिस्कवर किया था सेल को? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। और किस में किया था, कैसे किया था, तो हम बताएंगे। उन्होंने एक स्लाइस ऑफ कॉर्क को माइक्रोस्कोप में, जो खुद का बना हुआ माइक्रोस्कोप था, उसमें उन्होंने जब ऑब्जर्व किया तो वहाँ पे पाया, नोटिस किया वहाँ पर कि स्ट्रक्चर मिले हैं उनको, हनी कॉम्ब की तरह स्ट्रक्चर्स मिले और उनमें अलग अलग छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स थे और उन कंपार्टमेंट को उन्होंने नाम दिया सेल्स का। इस तरीके से सेल की डिस्कवरी की रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट ने। और हमारे जो सेल है, ये सेल का जो लैटिन का मतलब है, लैटिन वर्ड है ये, और इस वर्ड का जो मतलब है सेल का वो है लिटिल रूम। ये भी आपको पता होना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है why is the cell called the structural and functional unit of life? क्यों सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बोलते हैं लाइफ का? तो मैंने आपको ये भी बात पहले ही बताई हुई है वीडियो में, थ्योरी वाली में। क्योंकि जो सेल है, बहुत सारी सेल मिलके एक टिश्यू बनाती है, बहुत सारी टिश्यू मिलके ग्रुप ऑर्गन बनाते हैं, बहुत सारे ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम, इस तरीके से पूरी बॉडी बन जाती है। और इसी सेल, एक सेल की वजह से ही तो सारी सेल ग्रुप हुई होती हैं। तो सेल जो हैं वो यूनिट होती हैं, बेसिक यूनिट होती है, फंक्शन यूनिट होती हैं लाइफ की। और यही सेल ग्रुप होकर अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं, है ना। तो इसी वजह से हम बोल सकते हैं कि जो सेल है इनको हम बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं। क्योंकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सभी के सभी सेल से बने हुए हैं, जो कि फंक्शंस, जितने भी फंक्शन बॉडी में होते हैं, ह्यूमन बॉडी में, एनिमल की बॉडी में, वो सेल के द्वारा ही किए जाते हैं। इसीलिए हमारा जो सेल होता है वो स्ट्रक्चर एंड बेसिक फंक्शन यूनिट होता है लाइफ का। क्योंकि लाइफ कौन क्रिएट कर रहा है? तो लाइफ जो क्रिएट कर रहा है वो है सेल। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं किस तरीके से इसकी एक्सप्लेनेशन है। सेल्स आर कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ because all the living organisms are made up of cells and also all the functions taking place inside the body of organisms are performed by the cell। जितने भी organisms के अंदर functions होते हैं वो सारे ही cells के द्वारा ही perform किए जाते हैं। और साथ साथ जितनी भी लाइफ है, ह्यूमन लाइफ चाहे एनिमल लाइफ, जो भी लिविंग लाइफ है, वो हमारी सेल से बनी हुई होती है। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो सेल है वो बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ होती है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पक्का पूछा जाता है अगर ये चैप्टर आएगा तो आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू सब्सटेंस लाइक CO2, कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये, एंड वाटर मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल? डिस्कस, ये बताना है इस क्वेश्चन में किस तरीके से किसी बॉडी में से जो कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है वो मूव करते हैं बॉडी के अंदर और बाहर। तो एक प्रोसेस होता है हमारा जिसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। ठीक है, ये नॉर्मली वर्ड जो है डिफ्यूजन का मतलब होता है इंटरमिक्सिंग, पार्टिकल्स का इंटरमिक्सिंग होना। नॉर्मली डिफ्यूजन के बारे में बता रही, लेकिन यहाँ पे जो डिफ्यूजन है यहाँ पे भी तो यही हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है, इसकी जो पार्टिकल्स होंगे वो ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जाकर डिफ्यूज़ हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है। ठीक है,
तो यहाँ पे किस तरीके से वर्क होता है, जो हमारे सब्सटेंस होते हैं जैसे CO2 हो गया, वाटर हो गया, वो मूव करते हैं इन एंड आउट बॉडी के, सेल के, डिफ्यूजन के थ्रू करते हैं। अब करते कैसे हैं, जैसे मान लो जो हमारा ऑर्गेनिज्म है या बॉडी है या सेल, मान लीजिए कि जैसे सेल है ये हमारा, अगर इस सेल में हायर कंसंट्रेशन है CO2 का या वाटर का, तो हमेशा जो मूवमेंट होती है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में होती है। मैंने आपको ऑस्मोसिस में 3 सॉल्यूशन बताए थे, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और वो जो इक्वल रहता है आइसोटोनिक, है ना। तो जैसे इसमें होता है ना, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में मूवमेंट होता है वाटर मॉलिक्यूल्स का, तो यहाँ पे भी इसी तरीके से होता है, जिसमें भी हायर कॉन्सेंट्रेशन होगा, मान लो कि सेल में अगर हायर कॉन्सेंट्रेशन है तो जो CO2 और वाटर है वो सेल के बाहर जाएंगे, मूवमेंट जो है वो कहाँ होगी, हमेशा हायर रीजन से लोअर रीजन में होता है। तो डिफ्यूजन होगा हायर रीजन से, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में। अगर मान लो कि इस सेल के बाहर जो एरिया है वहाँ पे वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा है और सेल में कम है, तो जो मूवमेंट होगी वो होगी आउट से, बाहर से सेल के अंदर की तरफ। और अगर सेल में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की, तो जो मूवमेंट होगी वो सेल से बाहर होगी। ठीक है, तो इस तरीके से है ये क्वेश्चन। तो अब हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द सब्सटेंस लाइक CO2 एंड वाटर मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल बाय डिफ्यूजन। कौन से प्रोसेस से, डिफ्यूजन प्रोसेस से होता है। फ्रॉम द रीजन ऑफ, यहाँ पे हम ऑस्मोसिस भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऑस्मोसिस जो वर्ड है वो केवल और केवल वाटर के लिए आता है, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए नहीं आता, इसीलिए यहाँ पे पूरा डिफ्यूजन वर्ड यूज़ कर लिया गया है। ठीक है, तो डिफ्यूजन बोल रहे हैं हम यहाँ पर क्योंकि गैसेस भी आया है यहाँ पे। तो डिफ्यूजन से होता है फ्रॉम, और होता कैसे, फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। मान लीजिए जो कॉन्सेंट्रेशन है CO2 का, अगर जो कॉन्सेंट्रेशन होगा CO2 का, वाटर का, वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ज़्यादा होगा, मतलब जैसे सेल है, सेल के बाहर का जितना भी है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है सेल के लिए, है ना। तो अगर बाहर ज़्यादा है मात्रा, कॉन्सेंट्रेशन, तो जो मूवमेंट होगी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की वो इनसाइड द सेल होगी। तो वही बोला है इसमें कि देन दैट्स इनसाइड द सेल कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मूव्स इनसाइड द सेल। अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो मूव कर जाएंगे सेल के अंदर। और जब कॉन्सेंट्रेशन आउटसाइड जो है वो कम हो जाएगा और इनसाइड सेल के ज़्यादा हो जाएगा, तो वो बाहर की तरफ मूव कर जाएंगे, दे मूव्स आउट। ये था इसका एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि अभी मैंने ऊपर भी आपको बताया कि क्यों सेल को बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट बोलते हैं लाइफ की, वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था और ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाई इज़ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। देखिए हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, एनिमल सेल की लें या प्लांट सेल की लें, प्लांट सेल के ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक और लेयर होती है, एक और मेम्ब्रेन होती है, उसको हम सेल वॉल भी बोलते हैं। तो यहाँ पे एनिमल सेल ले लेते हैं हम, ठीक है, क्योंकि सबसे अपर मोस्ट जो होती है एनिमल सेल में होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन करती क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेन रोल है कि बाहर जितनी भी चीज़ें हैं जो एंट्री करने की कोशिश कर रही हैं सेल के अंदर, उनको देखना कि सेल के लिए ये अच्छी हैं, बेनिफिशियल हैं या बेनिफिशियल नहीं हैं। अगर बेनिफिशियल होती हैं तो परमिट कर देते हैं, अलाउ कर देती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंट्री के लिए कि अंदर आ सकते हैं आप, और नहीं अगर बेनिफिशियल और जबकि बेकार हो इसके लिए, इसको डिफेक्ट करे, तो वो क्या करते हैं, उसको एंट्री अलाउ नहीं करती। तो मेन रोल होता है हमारा सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का, सिलेक्ट करना, परमिट सेलेक्ट करना उन चीज़ों को जो वो परमिट कर दे सेल के अंदर आने के लिए, मूव करने के लिए, ठीक है। तो ये था सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। क्यों जो है इसको सिलेक्टिवली सेलेक्ट क्यों बोला है, क्योंकि ये सिलेक्ट करती है,
ये जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये सिलेक्ट करती है उन चीज़ों को कि कौन सी चीज़ एंटर होंगी उस सेल के अंदर, कौन सी चीज़ एंटर नहीं होंगी। इसीलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ये वर्ड बोला जाता है सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। अब इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन एज इट परमिट्स द मूवमेंट ऑफ ओनली अ सर्टेन मॉलिक्यूल्स। क्योंकि सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये परमिट करते हैं कुछ ही सर्टेन मॉलिक्यूल्स को सेल के अंदर इन एंड आउट ऑफ द सेल बाहर जाना अंदर आना अलाउ करते हैं, सारे मॉलिक्यूल को अलाउ नहीं करते। तो जैसे मैंने आपको बोला आप वैसे भी अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं अपनी लैंग्वेज में कि सिलेक्ट करते हैं उन चीज़ों को कौन सी चीज़ें जो हैं बेनिफिशियल हैं और कौन सी चीज़ें एंट्री देंगी और कौन सी चीज़ों को एंट्री नहीं देंगी। किसके हाथ में होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के हाथ में होता है, इसीलिए इनको सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पेज नंबर 63 पर है और इस क्वेश्चन में हमारा फिल इन द गैप्स है। प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स में डिफरेंस हैं, मैंने आपको थ्योरी में भी बताए हुए हैं। प्रोकैरियोटिक सेल प्रिमिटिव सेल्स होती हैं जो कि पुरानी सेल्स होती हैं और इनका साइज़ है बहुत छोटा होता है। यूकैरियोटिक सेल्स का जो साइज़ है वो बड़ा होता है। इसमें जो है फिलअप्स वो देख लेते हैं किस तरीके से हैं। तो देखिए यहाँ पर साइज़ तो पता ही है कि 1 से 10 माइक्रोमीटर के बीच में होता है प्रोकैरियोटिक का और यूकैरियोटिक का होता है 5 से 100 माइक्रोमीटर के बीच में। तो यूकैरियोटिक का ज़्यादा बड़ा साइज़ होता है देन प्रोकैरियोटिक से। जो न्यूक्लियर रीजन होती है मैंने आपको पहले भी थ्योरी में बताया कि न्यूक्लियर रीजन प्रोकैरियोटिक सेल्स में वेल डिफाइंड नहीं होती। वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया ही नहीं जाता प्रोकैरियोटिक सेल में। यूकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है। न्यूक्लियर रीजन जो है इसके ऊपर जो होता है उसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो न्यूक्लियर रीजन के ऊपर जो हमारा न्यूक्लियर रीजन होता है वो इस वाले में प्रोकैरियोटिक में वेल डिफाइंड नहीं होता क्योंकि उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं है। जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं है तो न्यूक्लियर रीजन कैसा होगा? ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड, ठीक है। इसमें इज एंड नोन एज भी लिखा हुआ है तो एंड नोन एज में आएगा न्यूक्लियोइड। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें बोला है सिंगल क्रोमोसोम पाया जाता है प्रोकैरियोटिक में जबकि यूकैरियोटिक में मोर देन 1 क्रोमोसोम पाया जाता है। यस, ये तो हमें पता ही है। साथ में अगर 4th पॉइंट देखें तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स जो हैं प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होते हैं, नहीं होते, राइट। तो अगर हम यूकैरियोटिक की बात करें तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। मैंने आपको फुल्ली डिफरेंस इनके बीच के फिल करके बता दिए हैं। अब मेरी एक्सप्लेनेशन देख लीजिए किस तरीके से मैंने इसमें वीडियो में शो किया है। साइज़ 1 से 10 माइक्रोमीटर के बीच में प्रोकैरियोटिक का और यूकैरियोटिक का 5 से 100 माइक्रोमीटर में। न्यूक्लियर रीजन जो है पुअरली डिफाइंड होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो एब्सेंट होता है, इसीलिए पुअरली डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन होता है इसका। एंड इज नोन एज, इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड बोलते हैं। इसमें बोले न्यूक्लियर रीजन जो है हमारे यूकैरियोटिक सेल में वो वेल डिफाइंड होता है और उसके ऊपर एक लेयर होती है, इसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। प्रोकैरियोटिक में क्रोमोसोम सिंगल पाया जाता है जबकि यूकैरियोटिक में क्रोमोसोम मोर देन 1 पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल में जो मेम्ब्रेन होती है इसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते, एब्सेंट होते हैं, जबकि हमारे यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लास्टिड हो गया, इस तरीके के ये प्रेजेंट होते हैं। अब हम पेज नंबर 65 पे जो हमारे क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। पेज नंबर 65 पे जो क्वेश्चन है 6, उसको इसमें बोला गया है कैन यू नेम द 2 ऑर्गेनेल्स वी हैव स्टडीड दैट कंटेन देयर ओन जेनेटिक मटेरियल। ऐसे 2 हमें ऑर्गेनल का नाम बताना है जिनके खुद के ही जेनेटिक मटेरियल होते हैं।
तो मेनली 2 जो ऑर्गेनल्स हैं हमारे, वो हैं हमारे माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स, आपको ये याद करने पड़ेंगे, ठीक है। द 2 ऑर्गेनल्स विच हैव देयर ओन जेनेटिक मटेरियल्स आर माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स, ये 2 होते हैं जिनके खुद का ही डीएनए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। If the organization of a cell is destroyed due to some physical and chemical influence, what will happen? ये बोला है इस क्वेश्चन में, अगर जो हमारी सेल है उसका ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रॉय हो जाए, ख़त्म हो जाए, फिनिश हो जाए किसी भी रीज़न की वजह से, चाहे फिजिकल हो चाहे केमिकल, कोई भी रीज़न हो, तो क्या होगा? तो देखिए, जब भी हमारा जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं तो उसके अंदर वेल डिफाइंड ऑर्गेनाइजेशन होता है सेल का, कि किस तरीके से उसमें क्या वर्क करेगा, कौन सी चीज़ वर्क करेगी, तो इसी को ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन जो सेल का डिस्ट्रॉय हो जाए किसी भी रीज़न की वजह से, तो जो सेल है वो अपने बेसिक फंक्शंस को करेगी नहीं, क्योंकि मेन वर्क क्या था ऑर्गेनाइजेशन करने का, कि अलग अलग चीज़ें जो हैं अपना अलग अलग वर्क करें, अपना टास्क जो है, अपना फंक्शन जो है वो अच्छे से परफॉर्म करें। और अगर वो डिस्ट्रॉय हो गया तो क्या होगा, वो अपने फंक्शंस को क्लियरली नहीं कर पाएंगे। रेस्पिरेशन हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, इस तरीके के फंक्शन करते हैं ना, पूरा ट्रांसपोर्टेशन करना एक जगह से दूसरी जगह, ब्लड को, पूरे फूड को, एक्सक्रीशन, ये सारे ही बेसिक फंक्शन जो होते हैं वो परफॉर्म कर ही नहीं पाएंगे अगर डिस्ट्रॉय हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन, और जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो भी स्टॉप हो जाएंगी। और जो हमारे सेल के अंदर लाइसोसोम्स पाए जाते हैं ना, वो अपने ही एंजाइम्स को डाइजेस्ट कर लेते हैं ताकि उसमें गंदगी ना फैली रहे सेल के अंदर, ठीक है। और इसी वजह से जो लाइसोसोम्स हैं खुद ही बर्स्ट होके, और उनके जो एंजाइम है खुद ही अपने सेल्स को डाइजेस्ट कर लेते हैं। इसी वजह से जो लाइसोसोम्स होते हैं हम उनको सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है लाइसोसोम वाला, और इनको ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन घुमा फिरा के कि वाई जो हमारे सुसाइडल बैग्स हैं, लाइसोसोम्स हैं, वो सुसाइडल बैग्स क्यों कहलाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर उसमें भी आ सकता है ऐसे ही। तो हम इसमें देख लेते हैं इसमें एक्सप्लेनेशन क्या बोल रहा है। इसमें बोल रहा है इफ़ द ऑर्गेनाइजेशन जो है सेल का वो डिस्ट्रॉय हो जाए किसी भी फिजिकल या केमिकल इन्फ्लुएंस के वजह से, तो जो सेल है वो अपने बेसिक फंक्शंस जैसे कि हमारे रेस्पिरेशन है, न्यूट्रिशन है, एक्सक्रीशन है, उनको परफॉर्म करने के एबल नहीं होंगे, ठीक है। और इसी वजह से अपनी सारी एक्टिविटी हैं जो उनकी लाइफ की एक्टिविटी हैं वो भी स्टॉप हो जाएंगे, और साथ साथ वो रिज़ल्ट करेंगी उनकी मे बी डेथ भी हो सकती है उनकी। और ऐसे केस में क्या होता है, जो लाइसोसोम्स हैं वो खुद ही बर्स्ट होके उनके खुद के जो एंजाइम्स हैं वो खुद को ही, ऐसी सेल जो बेकार हो चुकी है, डेथ हो चुकी है उन सेल्स की, उन सेल को क्या कर लेते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, डाइजेस्ट कर लेते हैं। इसी वजह से जो हमारे लाइसोसोम्स हैं उनको हम बोलते हैं सुसाइडल बैग्स, खुद ही सुसाइड कर लेते हैं, बर्स्ट हो जाते हैं, और बर्स्ट होकर उनके एंजाइम जो हैं उन्हीं बर्स्ट हुई सेल्स को क्या कर लेते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं, पचा लेते हैं। इस तरीके से हमारे जो लाइसोसोम्स हैं सुसाइडल बैग्स भी कहलाए जाते हैं। ये लीजिए जो मैं आपको ऊपर बता रही थी, यहाँ पे क्वेश्चन ऑलरेडी है, वाई आर लाइसोसोम्स नोन एज सुसाइड बैग्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको क्वेश्चन जो इम्पॉर्टेंट आ रहे हैं यही बताती जा रही हूँ, तो आपको यही लर्न हो जाने चाहिए, ओके। क्यों कहते हैं, जस्ट ऊपर वाला ही है इसमें, क्योंकि क्या होता है वो खुद के ही डाइजेस्ट कर लेते हैं एंजाइम बर्स्ट होकर, और इसीलिए उनको सुसाइड बैग्स भी बोलते हैं। यहाँ से देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। व्हेन देयर इज़ डैमेज, कभी भी सेल क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, और रिवाइवल पॉसिबल नहीं है कि दोबारा से वो अपने रिटेन हो जाएं, सेल एकदम परफेक्ट हो जाएं, मेंटेन हो जाएं, अगर पॉसिबल नहीं है तो लाइसोसोम क्या होते हैं, बर्स्ट हो जाते हैं, फूट जाते हैं, और जो एंजाइम्स हैं वो डाइजेस्ट कर लेते हैं अपने ही सेल को, और इसीलिए जो हमारे लाइसोसोम्स हैं वो कहलाए जाते हैं सुसाइडल बैग्स। तो ये था आपका आंसर, ऑलरेडी बता चुकी थी बट अगेन मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपके लिए, तो आपको यही याद हो जाना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रहना चाहिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर आर प्रोटीन सिंथेसाइज्ड इनसाइड द सेल। तो देखिए जो हमारे प्रोटीन हैं वो कहाँ सिंथेसाइज होते हैं, हमारे RER जिसको हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके अंदर राइबोसोम्स पाए जाते हैं जो कि इन्हें रफ बनाने में हेल्प करते हैं। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पार्ट है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर दो आते हैं, एक रफ और एक स्मूथ। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं ये रफ होते हैं ड्यू टू राइबोसोम की वजह से, और राइबोसोम के अंदर ही पाए जाते हैं प्रोटीन जो है राइबोसोम के अंदर ही सिंथेसाइज होते हैं। तो हमें पूरा ना बोल के सिर्फ क्या बोलना है, राइबोसोम बोलना है कि जो हमारे प्रोटीन्स हैं वो सिंथेसाइज होते हैं राइबोसोम के अंदर। ठीक है, सेल में जो राइबोसोम पाए जाते हैं उनके अंदर सिंथेसाइज होते हैं हमारे प्रोटीन। तो ये थे आपके क्वेश्चंस एंड टेक्स्ट के, और यहीं पर ये वीडियो समाप्त होती है। तो जो भी बच्चे मेरी वीडियो देख रहे हैं अंत तक बने रहे हैं, इसका मतलब सबको पसंद आई ये वीडियो। तो लाइक कर दीजिए फटाफट से, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए वीडियो को। और साथ साथ जो इस चैनल पे नए आए हैं बच्चे वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साइड में जो बेल की बटन है उसको भी प्लीज़ दबा दीजिए, क्योंकि मैं नई वीडियो बनाऊंगी तो आपको वहीं से नोटिफिकेशन आएगा। अगर आपने बेल को क्लिक किया होगा तभी आपको नोटिफिकेशन आएगा कि न्यू वीडियोस जब भी मेरी आएगी तो आपको वहाँ से नोटिफिकेशन आएगा, आपको पता चल जाएगा कि न्यू वीडियो आई है। ठीक है, तो थैंक यू देखने के लिए। वीडियो को अंत तक ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए, अपना प्यार बनाए रखिए ताकि सारे बच्चों को इसका प्रॉफिट हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।